नमस्कार, डेली एक्सेलसियर के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसे आप हमारे सामीन वो जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, 2 चरण पूरे हो चुके हैं, अब लास्ट फेज़ है 30 सितंबर को जो होगा। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें लोगों को एम्पावर किया जाता है, पर इलेक्शंस पर से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज रहती है पूरे, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या जम्मू व कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। So, how the elections are conducted, how big this exercise is, what are the arrangements being made for it, तो हम उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद जैन साहब। वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, IAS हैं, जम्मू कश्मीर में वो कई ओहदों पे वो काम कर चुके हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्टोरल ऑफिस भी रह चुके हैं जम्मू व कश्मीर में, तो इनसे हम बात करेंगे। जैन साहब, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, ये बताइए कि ये जो इलेक्शन रहती है पूरे हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर खसूसी तौर पर बात करें, हाउ बिग इज़ दिस एक्सरसाइज और इसकी प्रेपरेशंस कितनी देर पहले शुरू हो जाती है? मैं तो समझता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के जीवन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और टफ असाइनमेंट होती है वो टाइम के ऊपर इफ़ेक्टिवली फ्री और फेयर पोल कंडक्ट करना, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो, होम सेक्रेटरी हो, DGP हो, डिस्ट्रिक्ट के SP हों, कोई भी हों। सबसे बड़ी चैलेंज डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बाद इलेक्शंस की है। जैसा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये आफ्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज रहती है एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, तो आप इसको थोड़ा पैन आउट करेंगे? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस कि ये एक डिफ़िकल्ट क्यों रहती है और व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन, और इतनी बड़ी कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है सर? डिफ़िकल्ट इसलिए है कि सब कुछ टाइम बाउंड है, और अगर 100 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और 99 आपने कर ली और एक चीज़ रह गई तो सारी 99 बेकार हो जाती हैं। दूसरा, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि डेमोक्रेसी के लिए हम अच्छे इलेक्शन कंडक्ट कराएं और लोग अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें और वो अपनी सरकार बनाएं, जिसको पीपल ड्रिवन गवर्नेंस कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हर एक सिटीज़न की। बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज और इवेंट होती है जो हर 5 साल के बाद स्टेटों में जहाँ जहाँ यूटीज़ में असेंबली हैं वहाँ पे ये किया जाता है, या लोकसभा में 5 साल के बाद। इसकी तैयारी मेरे हिसाब से करीब करीब 1 साल पहले शुरू हो जाती है। हमने तो JNK में जब मैंने इलेक्शन करवाए थे, पूरा 1 साल पहले हमने तैयारी शुरू कर दी थी। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ समझ लीजिए कि 7-8 महीने पहले, क्योंकि सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन करनी होती है ताकि किसी का नाम इलेक्टोरल रोल्स में छूटा नहीं। फिर इलेक्शन कार्ड्स बनाने हैं और EVMs मंगवानी हैं, सिक्योरिटी प्लान बनाना है, ट्रांसपोर्ट प्लान बनाना है, पोलिंग के लिए ट्रेनिंग्स करानी है, स्टाफ को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेनिंग्स करानी है, बूथ लेवल पे ट्रेनिंग्स होती है। बड़ा मैसिव एजुकेशनल प्रोग्राम आजकल किया जा रहा है, स्वीप कई मरहलों में वो कराना होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत टाइम लेती हैं। जैसे आपने कहा कि इसमें केस के आस्पेक्ट्स रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सिक्योरिटी है, वोटर्स अवेयरनेस है, वो भी एक इसका आस्पेक्ट है, इलेक्टोरल रोल्स है, वो इसका आस्पेक्ट रहता है। तो जैसा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप ये बताइए कि जो एक आपने बात वो भी कहती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होने चाहिए, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई इसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि हमारे वर्कर्स को फेयर प्ले नहीं दे रहे, कोई दूसरी लगाती है जमात हमारे वर्कर्स को फेयर प्ले नहीं लगता। तो एज ए CEO या अभी जो इलेक्शन कमीशन देख रही है, तो हाउ डज इट इंश्योर्स कि फ्री एंड फेयर ना सिर्फ पोलिंग हो बल्कि सबको इक्वल प्ले मिले ग्राउंड? 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। पहले ये समझना कि फ्री एंड फेयर होता क्या है। फ्री एंड फेयर का ये मतलब है कि अगर आप इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं एज ए कैंडिडेट, पार्टी के थ्रू या इंडिपेंडेंट, तो आपको रोका ना जाए अगर आप एलिजिबल हैं तो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वोटर्स के लेवल पे कि किसी को रोका ना जाए, किसी को धमकाया ना जाए, किसी को प्रलोभन ना दिया जाए। मैं और हर कोई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, या किसी को भी पसंद नहीं है तो नोटा, अब तो नोटा का भी प्रोविज़न है, नॉन ऑफ द अबव, तो वोट कर सकें, उसमें कोई रुकावट ना हो, कोई खलल ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक तो वो बात है। और वोटिंग के बाद भी कोई तंग ना करे, परेशान ना करे, कोई डर ना हो, खौफ का माहौल ना हो।
कोई फिल्टरिंग ना हो। दूसरा ये है कि बड़े एफिशिएंट और प्रोफेशनल तरीके से इंटेग्रिटी के साथ इलेक्शंस करवाए जाएं। एलिगेशंस लगाई जा सकती हैं, उसमें भी एक प्रोविज़न है कि जो भी एलिगेशन होंगी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है फेयर प्ले को इंश्योर करने के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशंस होंगी विद इन 100 मिनट्स डिस्पोजल होगा उसका। आप लोग वो सुविधा व्हाट्सएप एक ऐप है, उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं फ़ोटोज़ और कंप्लेंट अपनी दे सकते हैं, विद इन 100 मिनट्स उसका डिस्पोजल होगा। उसका पर्पज़ यही है कि कोई अगर कंप्लेंट होती है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी को रोका जा रहा है, किसी को फोर्स किया जा रहा है, तो उसके ऊपर इमीडिएटली जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन मशीनरी है वो रिएक्ट करेगी और सेट राइट करेगी। ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी मैकेनिज़्म है लीगल तरीके पर इलेक्शन के बाद। मोटी बात यह है कि इलेक्शन करवाने वाली मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और उसके अंडर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है एक तरह से, और वो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में काम करते हैं। और बाकी जो अमला है, चाहे पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, चाहे नीचे के स्तर के बूथ के स्तर पे या और तहसील, ब्लॉक, सब डिवीज़न के स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे अधिकारी हों, वो सारे उस वक्त ऑन डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन होते हैं और उनके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस समय इलेक्शन कमीशन होता है। डायरेक्टली वो एक्शन ले सकते हैं और लेते भी हैं, बहुत बार लेते भी हैं। सीनियर ऑफिसर्स का तबादला, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को चेंज करवाया, ये बहुत कुछ होता है। जिस तरह से आपने कहा कि ये सारे मतलब इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस वो एट द डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन कमीशन के तहत ही रहती है, सीनियर ऑफिसर्स का मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेती है। तो आई मीन किन एलिगेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है और उसकी एलिगेशंस की बेसिस क्या होना चाहिए कि जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माना हुआ है, उनकी सहमति से पब्लिश हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के थ्रू। जैसे किसी ने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दिया, तो अगर आपके पास उसकी टेप है तो अगर आप उसको टेप वहाँ पहुँचा देते हैं और वो इंक्वायरी में पाते हैं कि हाँ ये जेन्युइन टेप है और जेन्युइन इन्होंने कहा है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर कम लेवल की प्रॉब्लम है तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उसको इलेक्शनियरिंग से डिबार कर देंगे। और ये हुआ है लोकसभा के इलेक्शन में, कई लोगों को हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज़ को थ्रेट भी हुई हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ पिछले इलेक्शंस में डिस्क्वालीफाई भी हुई हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन होती है इलेक्शन कमीशन के साथ, अगर वो वायलेट करें मैसिवली तो पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर किया जा सकता है। जैन साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। सपोज़ मेरी कोई एक मेरे पास कोई ऐसे प्रूफ है या मेरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री है कि जो मेरे अपोजिशन पार्टी है वो वोट जो है वो रिलीजन के नाम पे या कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, एंड आई मेक माई सबमिशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन का जो भी डिसीजन होता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, सो डू आई हैव ए लीगल रिकोर्स फॉर दैट ऑल्सो? इलेक्शंस के काम में कोर्ट्स का कोई दखल नहीं है, ये बड़ी क्लियर बात है। जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएं और ये पाया जाए कि कोई फ्रॉड हुआ है, इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, फिर कोर्ट्स उसमें इंक्वायरी करवा सकती हैं। अदरवाइज टिल देन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट में मैनेजरियल लेवल पे किसी तरह की कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्लियर है। नहीं, मैं वो ये कह रहा आप कहते हैं एक आपको कोई कंप्लेंट है जी, आपने कंप्लेंट लॉन्च की जी, कुछ का रिजल्ट नहीं आया है, फिर आप क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि मैंने कोई कंप्लेंट लॉन्च की विद रिगार्ड टू माई पॉलिटिकल ओपोनेंट कि वो धर्म के नाम पे या किसी के नाम पे वोट मांग रहा है। मैंने अपनी कंप्लेंट सबमिट की बिफोर द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की जो भी ऑर्डर है, डायरेक्शन है जो उससे पास किया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो क्या फिर मैं कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूँ या इलेक्शन कमीशन फाइनल अथॉरिटी? फाइनल अथॉरिटी है, उसमें अपील की कोई प्रोविजन नहीं है। अपील के चक्कर में पड़ेंगे फिर इलेक्शन होंगे ही नहीं। ट्रू। हमारे देश में ऐसे महारथी हैं वो जो ऐसे अड़ंगे डालेंगे कि कभी कोई इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। इसीलिए पार्लियामेंट ने जानबूझ के ये प्रोविज़न रखी है, क्लियरली सोच के समझ के डिस्कशन करके सारी पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेके कि इलेक्शन
कि जो प्रोसेस है उसमें कोर्ट्स की इंटरफेरेंस नहीं होगी। जी जैन साहब, जिस तरह से आपने 2002 का इलेक्शन भी कराया था, अब तो अब से 20 साल पहले का अर्सा है हो चुका है, पर तब तो हालात बड़े सिक्योरिटी थ्रेट थी, बहुत रिस्क था, तो वो मैं स्टाफ को, हमें सबको, पोलिंग पार्टीज को। जो एक कितनी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज थी, क्योंकि ज़्यादा हम कश्मीर के अगर सूबे की बात करें तो वहाँ पे टेररिज्म वो स्टिल ए वेरी मेजर थ्रेट, तो वो कितनी स्टर्नस और कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी और कितने चैलेंजेस थे? एक्सरसाइज तो उतनी ही बड़ी थी जितनी अभी है, थोड़ी सी अभी ज़्यादा होगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है और इलेक्टर्स बढ़ गए हैं, थोड़े से पोलिंग स्टेशन भी बड़े हैं उसके हिसाब से। लेकिन चैलेंज उस वक्त सिक्योरिटी की थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क चाहता नहीं था इलेक्शंस हों। इलेक्शंस के लिए जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे उन्होंने बाइकआउट की अपील की हुई थी, फिर भी एक नेशनल लेवल पे डिसीजन हुआ इलेक्शन करवाने हैं, चैलेंज है, चैलेंज को कबूल किया, इलेक्शन करवाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारा स्टाफ, हमारी पोलिंग पार्टीज़, हमारा सिक्योरिटी पर्सनल और जो हेड ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले वर्कर्स हैं वो सेफ़ रहें। बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन ड्यूटी से रिफ्यूज़ किया, फिर हमने आधा स्टाफ पंजाब और यूपी से मंगवाया था, और उन दोनों पार्टीज़ को मैरी करके उनको लॉज करना, उनकी रहने का इंतज़ाम करना, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना, उन दोनों को मैरी करना, फिर आगे उनको रवाना करना और टाइम के ऊपर हर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचाना सेफली, और फिर वाइंड अप करके इलेक्शन के बाद, पोलिंग के बाद उनको वापस लाना तहसील हेडक्वार्टर्स पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से, फिर स्टेट हेडक्वार्टर्स से, फिर वापस वहाँ पहुँचाना। बड़ी मैसिव एक्सरसाइज थी। और इसलिए तो वो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे JM लिंगडो, वो कहते थे कि 47 के बाद J&K में 2002 का इलेक्शन सारे इंडिया में बेस्ट था, स्पेशली जब आप चैलेंजेस देखते हैं। इतनी ग्रिम सिचुएशन थी, किसी भी समय किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है, तो अटैक हुए भी, हमारे पुलिस कर्मियों के ऊपर, हमारे अपने इलेक्शन स्टाफ के ऊपर अटैक्स हुए भी। जी। तो ये सर आपने एक जो बात की, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपने पूछा, जैसा कि कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ड्यूटी पे आपने मंगवाए तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब ये आए ही नहीं। तो सपोज अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की ड्यूटी लग जाती है फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, तो क्या फिर मतलब किसी ग्राउंड पे रिफ्यूज़ कर सकता है, या वो फ्रिवलेस ग्राउंड पे कहेगी मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकता? कैन दैट बी? अब उसमें भी प्रोसीजर है। इलेक्शन कमीशन ने उस समय ये गाइडलाइंस रखी थी कि चूंकि हालात बड़े सीरियस हैं तो थोड़ा नरमी से हम चलें। जी। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली इलेक्शन ड्यूटी से एब्सटेन करता है तो ही इज़ लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग सस्पेंशन, एंड अगर इंटेंशनल है और विदाउट एनी वैलिड रीज़न तो इवन डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो जैसा प्रोग्राम के आखिरी मरहले में एक दो सवाल, आपने बाहर के मुल्कों में भी इलेक्शन कराई है, श्रीलंका में, तो आपको मेजर डिफरेंस क्या है? जैसे इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर, वी टेक इट फॉर गारंटेड कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर होगा, बड़ी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो वहाँ के मुल्कों में क्या फ़र्क आपको सर दिखा? बहुत फ़र्क है। हम अपनी इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं बड़ा क्लियर हूँ, हिंदुस्तान की बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में है, और इसका नाम है, इसका रुतबा है, विकार है, रेपुटेशन है सारी दुनिया में। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी रिकग्नाइज़ करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टॉप क्लास की इंस्टीट्यूशन है, और फुल ऑफ इंटीग्रिटी, फुल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, और फुल ऑफ कहेंगे प्रोफेशनलिज्म है। टोटल प्रोफेशनल बॉडी है और टोटली न्यूट्रल बॉडी है। उसके बारे में हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। श्रीलंका में मैंने देखा, वहाँ पे जो एजेंट थे, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और कई बार रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं लोकसभा में, वो छुट्टी पे चले गए पोलिंग वाले दिन। और फिर जब इलेक्शन ख़त्म हुआ और वहाँ पे वायलेंस हो गई, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में झड़प हो गई, 3 लोग मारे गए, सारे देश में कर्फ्यू लग गया। तो वी आर फार बेटर। वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, और ख़ास तौर पे इलेक्शन। जैसे जैन साहब ने कहा कि कुछ श्रीलंका में जब इन्होंने इलेक्शन कराई थी तो एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे चले गए, उसके बाद जैसे पोल रिज़ल्ट आया, वायलेंस हो गई, कर्फ्यू लग गया। हिंदुस्तान में हमने ऐसा तो कभी मंजर देखा नहीं है, और ये इट रिफ्लेक्ट्स की ऑन द इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ आवर
इलेक्शन कमीशन एज ए इंस्टीट्यूशन। पर जिस तरह से जैन साहब बता रहे थे, हमारे जो सामने हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन को जो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसने इसका रुतबा दिया, उसका क्रेडिट मेरे हिसाब से टी एन सेशन साहब को जाता है, जिन्होंने इसके अंदर एक इंडिपेंडेंस थी तो ये वाकई, पर उसको दिखाया लोगों को इंडिपेंडेंस क्या होती है। और जिस तरह जैन साहब ने जिक्र किया था लिंगडो साहब 2002 में, ही वाज आल्सो रिगार्डेड एज ए हाईली रिगार्डेड एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, पर उनके बारे में कुछ पॉलिटिकल जमातों ने, कुछ चीफ मिनिस्टर ने कुछ नास्टी रिमार्क्स भी दिए थे, वो भी हमारे सामने गूगल करके पता कर सकते हैं। तो जैन साहब एक लास्ट 1-2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से एक कन्फ्यूजन सी पैदा करती हैं कुछ जमातें कि जो बैलेट बॉक्सेस जो है, आई मीन जो EVM जो है, ये फ्री एंड फेयर, मतलब इसमें टेम्परिंग रहती है। CM कुरैशी साहब जो इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे, उन्होंने बार बार कहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल। पर आपको, जैसे आपने पार्लियामेंट में सुना होगा, अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में पार्लियामेंट में बयान दिया कि हालांकि मैं EVM के थ्रू जीता हूं, पर फिर भी मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है EVM को। हालांकि वो जीत के आए हैं, उनकी जमात ने काफ़ी वोट भी दिया है। तो ये मतलब ये डाउट क्या ये सब्सटेंटिव है या ऐसे फ्रिवलेस ग्राउंड पे ही ये डाउट क्रिएट करते हैं सर? ये देखिए, पॉलिटिकल बात के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो एक सिविल सर्वेंट रहा हूँ, प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट रहा हूँ, वो मेरा प्रोफेशनल सिविल सर्विस। जहाँ तक EVMs की बात है, मैं खुद गया हूँ उस फैक्ट्री में जहाँ BEL 2 अदारे बनाते हैं, ECIL और BEL। BEL की फैक्ट्री में खुद गया हूँ देखने के लिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और बहुत रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन है वो भी। 20-22 बार इसके ऊपर चर्चा हुई है, इलेक्शन कमीशन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया है, हर तरह से इसको एग्जामिन कराया है। ये पाया गया है कि ये बियॉन्ड डैमेज है, इसके ऊपर डैमेज संभव ही नहीं है, ना टेक्नोलॉजिकली, ना इलेक्ट्रॉनिकली, ना मैकेनिकली। तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अगर कोई स्टेटमेंट है, मैं नहीं समझता कि उसको हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। अब तो इतनी अच्छी इनकी स्टर्डीनेस है इन मशीनों की कि इनको बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्री से ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि वो इन मशीनों को अपने देश में यूज़ करना चाहते हैं, परचेज़ करके। जी जी जी। जिससे जैन साहब ने कहा कि इसकी मतलब जो वेरी इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म रहता है, कुछ हाँ जमातें डाउट क्रिएट करना चाहती हैं, पर जो व्यूअर्स हैं उनके उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद देख के आए हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन बार बार चैलेंज भी किया है कि इफ़ एनी कैन प्रूव कि इट्स बीइंग टेम्पर्ड तो वी विल टेक एन एक्शन, बट अभी तक हुआ नहीं है। जैसे जैन साहब ने कहा कि बड़ा इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है हमारा इलेक्शन कमीशन। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पे हाल ही में इंतखाबात हुए थे, क्या रिजल्ट आए, तो वहाँ पे पार्लियामेंट पे उनके जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने कहा कि हालांकि हिंदुस्तान से हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हम उनसे नहीं, उनका जैसा उनका रवैया है, पर जिस तरह से इफेक्टिवली वो वोटिंग कराते हैं, वो हमारे पाकिस्तान के मुल्क के लिए एक सबक है कि हमारा एक एक वोट, एक एक दो दो वोट के लिए पूरी पूरी पोलिंग पार्टीज कितने किलोमीटर ट्रैक भी करती हैं, यही है। तो जैसा आखिर में जो अभी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी इलेक्शन है लास्ट मरहले में, तो आपने पूरी इलेक्शंस का तरीक़ेकार भी देखा है, खुद इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी किया है इस पूरे एक्सरसाइज को। तो हमारे जो सामीन हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट द वोटिंग इज़? ये आपका हक है और आपकी ज़िम्मेवारी भी है, इखलाकी फ़र्ज़ भी है, ज़रूर वोट देना चाहिए और कोई छूटे ना। मैं तो ये कहूँगा अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा चुनें, अपनी मर्ज़ी की सरकार बनाएं, ये ज़रूरी है हमारे डेमोक्रेटिक जमहूरी निज़ाम में। तो जिस तरह से जैन साहब ने कहा कि हमारे डेमोक्रेसी में एक जमहूरी निज़ाम में वोटिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है, लोगों को इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने जो डाउट जो क्रिएट करते हैं ऑन फ्रिवलेस ग्राउंड की विद रिगार्ड टू द EVMs, वो अनसब्सटेंटिव है, उनकी कोई ग्राउंड नहीं है। तो जैन साहब आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामीन को बताया कि हाउ बिग दिस एक्सरसाइज इज़ और हाउ इम्पोर्टेंट द वोटिंग इज़। थैंक